हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ेंगे आज इतिहास। यह क्लास यूपीटेट में होने वाला जा रहा है एग्ज़ाम, जो जुलाई में 2, 3, 4 जुलाई को है। जो जूनियर के पेपर आता है उसमें जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट है उसमें इतिहास आती है। आज हम इतिहास का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और यह वीडियो आपको टीचिंग पॉइंट अकेडमी PS स्टडी 741 पर मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यह क्लास आपका संपूर्ण रिवीजन है। यदि आप ये क्लास को देख लेते हैं तो आपको बाद में इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने कंप्लीट नोट्स का ही प्रयोग किया है, जो उसमें सिलेबस दिया गया है, उससे बाहर कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखा गया है, जो पूर्व में हुई परीक्षाएँ यूपीटेट की 2022 में और बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही इस क्लास को बनाया गया है। अब बिना हम टाइम खराब किए सीधे चलते हैं आज की क्लास पर। हम आज पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए। पहले सिलेबस क्या है हमारा। जो सिलेबस इसमें वह है हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता जो आई है, महापाषाण काल, जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, जिससे हड़प्पा सभ्यता हो गई। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद चल गए वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, पूर्व मध्य काल। फिर हम आएंगे मध्यकालीन इतिहास में जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम खिलजी, तुगलक, लोधी पढ़ेंगे। इसके बाद सूफी और भक्ति आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के। और फिर मराठा व क्षेत्रीय राज्य जो बने थे, राजपूत काल, राजपूत नगर, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, शिवाजी द्वारा बनाया गया साम्राज्य, बाद में इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करें। जो आधुनिक इतिहास है उसमें पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में जो ब्रिटिश शक्ति थी उसका कैसे विस्तार कर रही थी, समाज सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मोहन राय का प्रयास, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन, विवेकानंद, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। फिर पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे गर्मपंथी, उग्रवादी, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में कांग्रेस का अधिवेशन और भारत की स्वतंत्रता। हमको आज के इस क्लास में इतने में आपका संपूर्ण इतिहास का रिवीजन हो जाएगा। और यह नोट्स किसी भी पैड नोट से कम नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। और यह क्लास अभी कम से कम 3 से 4 घंटे चलेगी। चलिए अब बिना टाइम खराब किए फिर चलते हैं आज की क्लास पर। चलिए यहीं शुरू है। देखिए, पहले हम शुरू क्या करते हैं, शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियां आकर के कैसे अपना अधिकार जमा पाई और कैसे अपनी पैठ बना पाई। देखिए, आप सभी ने अभी तक इतने इतिहास तो पढ़ी ली होगी कि यूरोपीय कंपनियां भारत किस लिए आई थी। तुर्की के पास एक कुस्तुनतुनिया नाम का स्थान है, वहाँ पर तुर्की के शासक सुल्तान ने अपना कब्जा जमा लिया। क्या कब्जा कर लिया? तो अंग्रेजों को भारत तक आने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? मार्ग नहीं मिल रहा, जिसके लिए उन्होंने समुद्र मार्ग से समुद्री रास्ते की खोज की और जिससे चल करके भारत तक आ पाए। उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे खोज। जैसे स्पेन से पहले निकला कोलंबस। कौन?
कोलंबस। लेकिन कोलंबस को ये मालूम था कि भारत पृथ्वी पर ही है, लेकिन उसे इतना मालूम था, उसे ये था कि पृथ्वी पूरी गोल है, यदि मैं सीधे जाऊंगा तो यदि मेरे भारत पीछे भी होगा तो मैं भारत पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे स्पेन से पीछे गया, मान लिया एशिया है और यह अमेरिका है, जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से यूरोप से यहाँ से निकला और सीधे पीछे चला गया, एकदम पीछे, तो कहाँ पहुँचा? अमेरिका। तो जा करके उसने 1494 में अमेरिका की खोज कर दी। किसकी? 1494 में अमेरिका की खोज कर दी। फिर दोबारा पुर्तगाल ने अपने एक नाविक को भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अफ्रीका से आते हुए, जो अफ्रीका का जो तट है, यहाँ से आते हुए गुजरात के व्यापारी को पकड़ा, जो यहाँ से आने के बाद भारत के कालीकट, जो केरल में आता है, यहाँ पर पहुँचा। तो जो कोलंबस है, भारत के यूरोप से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। बहुत से लोग कहते हैं भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारत एक बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसका एग्जिस्टेंस बहुत लंबा है, इसलिए भारत तो पहले से था, बस उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। तो वास्को डी गामा ने 1498 में किसकी खोज की? भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, अब भारत पर जैसे आप ही देख लीजिए, यदि आपके घर का कोई एक व्यक्ति किसी नौकरी में हो गया तो आपके अगल बगल के लोग अपने आप उस नौकरी की पढ़ाई करने लगते हैं या तलाश करने लगते हैं। इसी तरह जैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आया, तो वास्को डी गामा पुर्तगालियों को देखते हुए जो अगल बगल देश थे उनके, यूरोप के, वे भी भारत आने का प्रयास करने लगे, क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है और उन लोगों के लिए जो भारत में काली मिर्च होती है वह बहुत उपयोगी थी खाना सुरक्षित रखने के लिए। तो अब जब वास्को डी गामा भारत से गया, जो सामान वो ले गया था, तो उसके आने में जितना पैसा खर्च हुआ था उससे वह कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाया। तो अब जहाँ पर भी पैसा अधिक मिलता है तो वहीं सभी लोग भागते हैं, चाहे आज भी हो, चाहे भविष्य में रहा हो, चाहे पास्ट में रहा हो। तो पहले कौन से देश आया? पहले देखो, अब याद क्या करना है, पुत्र आर डाइड फंसा। क्या है? पुत्र आर डाइड फंसा। देखो इससे क्या है, सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डच, फिर आए डेनिश, फिर आए फ्रांसीसी। लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। और पहले क्या होना है? पुर्तगाली। आप यहाँ पर देखिए, जब भारत आज़ाद भी हो जाएगा ना, तब भी जो पुर्तगाली हैं सबसे लास्ट में भारत से जाएंगे, सबसे लास्ट में भारत से आएंगे और सबसे पहले आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पुर्तगाली भारत कब आ गया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कहाँ भारत आ गया था। और वहीं अंग्रेज आए थे 1600 में, और वहीं डच आए थे 1602 में, और डेनिश आए थे 1616 में, और फ्रांस आया था 1664 में। कब? 1664 में। पहली बार जो पुर्तगाली आई कहाँ आई? 1503 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री हमें लगाई कोची, केरल में। फिर इसी तरह जब अंग्रेज आए तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना ठिकाना बनाया। कब आए? 1611। फिर उन्होंने 1611 ईस्वी में आकर सूरत में अपना एक कंपनी की स्थापना की। फिर इसके बाद जो डेनिश आए, डच आए, वह मसूलीपट्टनम पर 1605 ईस्वी में अपना एक ठिकाना बनाया। और फिर डेनिश आकर गए ट्रावेनकोर पर 1620 में अपना ठिकाना बनाया। और फ्रांसीसी आए, इन्होंने सीधे आकर के 1668 ईस्वी में सूरत पर अपना ठिकाना जमाया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, हमें पहले बता दिया आपका आने का क्रम क्या है। पहले कौन आया? पहले आया आपका पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। देखिए, भारत में आने पर जब पुर्तगाली भारत पर आए तो उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? केरल। कहाँ पर? कोचिन में। कब? 1503 ईस्वी में। जब डच आए तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, क्या अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? मसूलीपट्टनम 1611 में। 1611 में
और फिर ये इन्होंने स्थायी जब अपनी फैक्ट्री खोली 1613 ईस्वी में सूरत में खोली। कहाँ? ये अस्थाई थी 1611 वाली, और 1613 वाली स्थायी फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोली। जो डेनिश आए इन्होंने 1620 में ट्रावेनकोर पर अपनी फैक्ट्री खोली, और जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने 1668 ईस्वी में गुजरात के सूरत में अपनी आकर के पहली फैक्ट्री खोली। अब आपको यहाँ से चीज़ें ध्यान देनी है कि पुर्तगाली आकर के पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? कोचीन में। कब खोली? 1503 में। डच आकर के मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश पड़ता है वहाँ पर आकर अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कब? 1605 में। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पहले अस्थाई पूछ लिया, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? आपको लगाना है मसूलीपट्टनम 1611। यदि उसने पूछ लिया स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर खोली तो आपको लगाना है सूरत 1613। इसी तरह डेनिस आए, डेनिस ने ट्रावेनकोर पर 1620 में फैक्ट्री खोली, और फ्रांसीसी आए तो 1668 ईस्वी में सूरत में आकर फैक्ट्री खोली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली। जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया तो कहाँ पहुंचा? कालीकट। और जो कालीकट देखिए है कहाँ पर? यह भारत का मैप है। जो केरल का समुद्र से लगा हुआ तट है, यहाँ पर कालीकट है। यहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। कौन? जमोरिन यहाँ का राजा था। कौन था? राजा था यहाँ का। तो उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। फिर इसी तरह फ्रांसीसी डा अल्मीडा भी आया। कब? यह आया था 1505 में। कब आया था? 1505 में। अब 1505 से लेकर 1509 तक भारत में रहा। यह पुर्तगालियों का गवर्नर था। सेकेंड बार जो फ्रांसिस डी अल्बुकर्क है, यह आया 1509 से 1515 तक रहा। इसी ने ही बाजीपुर के सुल्तान को गोवा, बाजीपुर सुल्तान उससे गोवा छीन लिया था। कब? 1510 ईस्वी में। आता है पुर्तगालियों ने पहली बार गोवा पर कब्जा कब किया? तो क्या है उसका आंसर? है 1510 ईस्वी ने। फिर एक आ रहा इनका आया नीनो डी कुन्हा। कौन? नीनो डी कुन्हा। इसने अपना जो मुख्यालय है कोचीन से लेकर के गोवा चला गया। कब? 1530 ईस्वी में। देखिए शुरू से देखते एक बार और। वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा। जिमोरिन ने इसका स्वागत किया। इनका पहला गवर्नर आया वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में आया। अब 1505 से 1509 तक रहा। फिर इसके बाद दूसरा गवर्नर आया वह था अल्फासो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से आकर के 1515 तक रहा। इसने जो बाजीपुर के सुल्तान थे उनसे इसने गोवा छीन लिया। कब? 1510 ईस्वी में। अब फिर आया 1530 के आसपास नीनो डिकुन्हा। इसने कोचीन से अपना अड्डा स्थानांतरित करके गोवा बना लिया। कब? 1530 ईस्वी में। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए इसके बाद आए डच। क्या है? डच। देख जो डच थी वह पूर्णतः एक व्यापारी कंपनी थी। क्या थी? पूर्णतः व्यापारी कंपनी थी। लेकिन ये लोग केवल व्यापार करने आए थे डच। इन्होंने 1770 ईस्वी में बैंक खोले थे भारत में आकर के। और इन्होंने मेन रूप से भारत पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इन्होंने भारत के आसपास आने वाले द्वीपों पर ज़्यादा करके नेतृत्व किया और वहाँ पर अपनी कंपनियाँ स्थापित की। जो डच लोग भारत में आए इन्होंने 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना करी। अब भारत में पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है 1605 ईस्वी में खोली। कंपनी कब बनाई इन्होंने? 1602 में। लेकिन भारत में कब खोली? 1605 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम पर। फिर इसके बाद है ब्रिटिश। कौन है? ब्रिटिश। देखिए 1599 में पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। ये लेकिन ये स्थलीय भाग से आया था। कहाँ से? स्थल वाला रास्ता जो था कुस्तुनतुनिया वाला, ये वहाँ से भारत में आया था। लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने
एक कंपनी बनाई जिसका नाम था रॉयल चार्टर। क्या? रॉयल चार्टर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी बनाई। किसने? महारानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। आता है जब ब्रिटिश कंपनी, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस समय इंग्लैंड के महारानी कौन थी? तो कौन थी? रानी एलिजाबेथ। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया। कौन है? विलियम हॉकिंस। जब 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया था तब उस समय भारत का जो मुगल दरबार में जो राजा था वह था कौन? सुल्तान था, जो जहांगीर था। लेकिन एक यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बनाई 1605 ईस्वी में तो उस समय भारत का सुल्तान कौन था? तो आपको लगाना उस टाइम पर भारत सुल्तान था अकबर। कौन था? अकबर। और जब भारत पर विलियम हॉकिंस भारत आया तो उस टाइम पर भारत का सुल्तान था वह था जहांगीर। इन्होंने 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? मसूलीपट्टनम पर। लेकिन यह फैक्ट्री अस्थायी थी। फिर चल के 1613 ईस्वी में इन्होंने फर्स्ट अपनी जो स्थायी फैक्ट्री खोली वह थी सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। देख 1615 ईस्वी में थॉमस रो भारत आया। कौन आया? थॉमस रो भारत आया। ये जो जेम्स प्रथम था उसका राजदूत था, जो ब्रिटेन का राजा था। अब जब 1615 में आया, अब समझिए उस समय कौन रहा होगा, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। किसकी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1605 में जहांगीर था, तो किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आया। थॉमस रो। इन्होंने 1640 ईस्वी में, कब? 1640 में सेंट जॉर्ज दुर्ग का निर्माण कराया। कहाँ पर? महाराष्ट्र पर। अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी पर सेंट जॉर्ज दुर्ग का निर्माण कराया महाराष्ट्र पर। और 1688 ईस्वी में बम्बई भी आ गया कंपनी के पास। कब? 1688 में इन्होंने बम्बई पर कब्जा कर लिया। किसने? कंपनी ने। कब? 1688 ईस्वी में इन्होंने बम्बई पर कब्जा कर लिया कंपनी ने। आपको ये सभी क्वेश्चन याद करें, सभी क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पर, क्योंकि यूपी टेट में जो पिछला पैटर्न रहा वह इसी तरह का रहा, क्यों? वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का। अगली कंपनी आई डेनमार्क से। इस कंपनी का निर्माण जो हुआ था यह हुआ था 1616 ईस्वी में। इसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली ट्रेवेंकोर, तमिलनाडु में। कहाँ पर? ट्रेवेंकोर, तमिलनाडु में। यह अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया। लेकिन जब कंपनी नहीं चल पाई, इन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों को ही देकर निकल गए भारत से। फिर अगली कंपनी आई फ्रांसीसी, जो लुइस। जब फ्रांसीसी कंपनी भारत आई तब वहाँ का राजा था लुइस 14वां। कौन? लुइस 14वां। इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो खोली वह खोली 1668 ईस्वी को। कहाँ पर? सूरत में। लेकिन कंपनी आई कब भारत? 1664 ईस्वी में। इन्होंने 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 सेकंड जो फैक्ट्री खोली अपनी, यह खोली मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी को। पहली फैक्ट्री 1668 को कहाँ पर? सूरत में। दूसरी फैक्ट्री खोली इन्होंने मसूलीपट्टनम। कहाँ? 1669 ईस्वी में। चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जब धीरे धीरे करके संपूर्ण सत्ता समाप्त होती गई और लास्ट में जो प्रभु सत्ता के रूप बैठी हुई थी अंग्रेज। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे लास्ट में चल के गए तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध होना शुरू हो गया, क्योंकि जंगल भी है तो जंगल में केवल एक ही शेर रह सकता है, मल्टीपल शेर नहीं रह सकते। इसी तरह कंपनी थी, वो सोचती थी मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगी, जो दूसरी कंपनी थी उसे था मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ। तो इन्होंने अपने आपसी संघर्ष भारत में रहकर शुरू कर दिया। उसी टाइम पर जब भारत में अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसलिए कर्नाटक के जितने भी युद्ध है इन्हें सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए कौन सा? अंग्रेजी और फ्रांसीसी के युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध है। इनका जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था वह हुआ था 1746 से 1748 तक। कब? कहाँ? 1746 से 1748 तक फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ।
इसमें जो युद्ध हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध वहाँ चल रहा था, तो इन्होंने वाप करके भारत में भी लड़ाई कर ली अपना। होता नहीं, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं कि घर में दो परिवार रह रहे हैं, उनकी आपस में हुई और उन उसी दो फैमिली के दो लोग बाहर रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर लड़ाई कर ली, और सेम हाल इनका था। ये इनकी जो ऑस्ट्रेलिया के राज उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पर अंग्रेज कह रहे थे हमारे मन का राजा बैठेगा, फ्रांसीसी कह रहे थे मेरे मन का राजा बैठेगा। ये लोग वहाँ पर लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते रहते उसकी जो एक प्रसार है वो भारत तक आ गया था। जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसकी जो समाप्त हुआ ये हुआ था एक्सला सापेल की संधि के द्वारा। किसला? एक्सला सापेल की संधि के द्वारा पहला पहला फर्स्ट कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। जो एक्सला सापेल था स्थान था, यह था जर्मनी के अंदर। कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर। क्या अव्यात हुए फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 तक था। अब कहाँ पर किसके बीच हुआ? अंग्रेजी और फ्रांसीसी शक्ति के बीच हुआ। यह किस लिए हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए। और यह युद्ध कब समाप्त हुआ? समाप्त तो 48 में हुआ, लेकिन किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो क्या करना? एक सलाह सापेल की संधि के द्वारा। अब देखिए दूसरा युद्ध हुआ, सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ, यह हुआ 1749 से लेकर के 1754 तक। कितना? 1749 से लेकर के 1754 तक। देखिए इसमें कौन? इसमें अंग्रेज जीत गए, अब फ्रांसीसी शक्ति हार गई। लेकिन जो पहला था इसमें कोई परिणाम नहीं निकला था, इसलिए दोनों बराबर था। लेकिन सेकंड में जो अंग्रेज थे जीत गए, अब फ्रांस शक्ति हार गए। इसकी जो संधि हुई यह हुई थी आपको पांडुचेरी की संधि। किसकी? पांडुचेरी की संधि। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ आपका 1758 से लेकर के 1763 तक। यह संधि वांडीवास युद्ध इसी थर्ड कर्नाटक युद्ध के बीच में ही हुआ था। आता है ना, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। कहाँ पर? थर्ड कर्नाटक युद्ध के बीच में हुआ था। थर्ड कर्नाटक युद्ध कब चला? कब से चला? 1758 से लेकर के 1763 तक। जो ये थर्ड कर्नाटक युद्ध है, इसकी समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के द्वारा। किसकी? पेरिस की संधि के द्वारा। इसमें भी अंग्रेजी सत्ता हार गई और फ्रांसीसी सत्ता हार गई और अंग्रेजी सत्ता जीत गई। अब यहाँ से संपूर्ण भारत पर अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमा चुके थे, क्योंकि जो एक उनका विरोध करने वाली शक्ति थी फ्रांसीसी, अब इन्होंने उसको भी हरा दिया। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। अब देखिए जो बंगाल का नवाब था, बंगाल में पहला नवाब बना था मुर्शीद कुली खान। कौन? मुर्शीद कुली खान। जो मुर्शीद कुली खान था यह कब बना? 1717 में बना। कब तक रहा? 1717 से लेकर के 1727 तक रहा। अगला बना अली वर्दी खान। कौन? अली वर्दी खान। तो इसने जो अली वर्दी खान बना ये 1740 से लेकर के 1756 तक रहा। फिर अगला बना सिराज उद दौला। कौन? सिराज उद दौला, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा। कौन सा? प्लासी का युद्ध लड़ा था सिराज उद दौला ने। फिर इसके बाद बना मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर। फिर इसके बाद बना मीर कासिम। डेट क्या? 1760 से 1763 तक। फिर दोबारा फिर मीर जाफर को लेकर आया गया। कब? 1763 से लेकर के 1765 तक। इसी के टाइम पर बक्सर का युद्ध हुआ। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ मीर जाफर के टाइम पर। फिर जो लास्ट नवाब रहा हुआ था नजमुद्दौला। कौन? नजमुद्दौला। 1765 से 1766 तक। अब यहीं से माना जाता है कि कंपनी ने भारत पर कब्जा या प्रभुत्व शक्ति स्थापित करने शुरू कर दी थी। आपको याद करना बंगाल कब बना? 1707 में। कब बना? 1707 में। पहले सुल्तान कौन था? स्थापना कैसे की बंगाल की? थी मुर्शीद कुली खान ने। और अंतिम नवाब कौन था? नजमुद्दौला। अतः प्लासिक युद्ध के समय किसने लड़ा था प्लासिक युद्ध? सिराजुद्दौला ने। फिर कौन नवाब बना? बना मीर जाफर, जिसे कठपुतली नवाब बोला था, क्योंकि इसे कंपनी ने बनाया था। फिर इसके बाद बना आपका मीर कासिम, क्योंकि जो कठपुतली नवाब था मीर जाफर धीरे धीरे करके कंपनी की बात नहीं सुनने लगा था, तो ये इसको हटा के कंपनी आकर ले गए मीर जाफर को, मीर कासिम को। अब यदि आपको कोई शक्ति से हटा दे तो आप क्या करेंगे? आप बगावत करेंगे। इसी तरह फिर मीर जाफर ने अवध के नवाब और भारत के सम्राट दोनों इकट्ठा किया और लेकर के बक्सर के मैदान पर पहुंच गए।
चलिए अब देखते हैं अगले। देखिए बैटल ऑफ प्लासी, क्या बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 23 जून, डेट इसकी याद करनी है, किस जून, 23 जून 1757 को हुआ था। किसको, 23 जून 1757 को हुआ था। कौन था इसमें, कौन लड़ रहा था बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बताइए। सिराज उद दौला। कौन, सिराज उद दौला। तो इसके बाद जब सिराज उद दौला हार गया तो किसको नवाब बनाया गया था, मीर जाफर को। अगला युद्ध हुआ हमारा बक्सर का युद्ध, किसका, बैटल ऑफ बक्सर। यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी 23 जून 1757 को, बक्सर का हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। देखिए इसमें देखिए कौन कौन लड़ा था, देखिए इसमें लड़ा था भारत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। कौन, मीर कासिम। अब देखिए बच्चों के यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला। आपको याद करें जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला ने कौन सा युद्ध लड़ा था, प्लासी का। कौन सा, प्लासी का युद्ध लड़ा था। और जो शुजाउद्दौला था ये कहाँ का था, ये अवध का नवाब था, इसने बक्सर का युद्ध लड़ा था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था जिसने बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। फिर देखिए जब युद्ध हो गया बक्सर का, इसके बाद जब तीनों भारत की शक्तियां, भारत का सम्राट, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, तीनों हार गए, तब जब जो कोई भी व्यक्ति हारता है उसके ऊपर एक थोपा जाता है संधियां। इसी तरह इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। किसका, कब, 12 अगस्त 1765 को हुई, जिसमें इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी था, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दे दिया गया था, कंपनी को दे दिया गया था। किसको, कंपनी को दे दिया गया था। फिर 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। कौन, द्वैत शासन लागू कर दिया। द्वैत शासन का मतलब होता है कि दो लोग शासन करेंगे। देखिए जो कंपनी थी वो पैसा वसूलने का काम ले लिया और नवाब को दे दिया शासन चलाने का काम। तो बंगाल द्वैत शासन कब तक रहा, 1765 से लेकर के और 1772 तक रहा। कब तक रहा, 72 तक रहा। देखिए इलाहाबाद जो संधि है वो दो संधियाँ हुई थी। कौन सी, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इसे याद करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब अगला जो हमारे है मैसूर युद्ध हुई है। कितने, एंग्लो मैसूर युद्ध। अंग्रेजों, देखिए अब कब, देखो हमने अभी तक पढ़ा बक्सर का युद्ध हमने समाप्त कर दिया। कब, 1764 में। अब इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, देखिए अब इसके बाद शुरू है 1767 से लेकर 1769 तक मैसूर युद्ध शुरू हो गए। अब देखिए अंग्रेजों ने उनकी रणनीति देखी है, जब तक उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा तब तक यहाँ पर मैसूर का युद्ध नहीं शुरू किया। छोटे मोटे युद्ध तो लड़ते थे लोग, लेकिन एक बड़ा अटैक नहीं कभी किया इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत में हमारी आज भी इतनी पैठ नहीं बन पाई जिससे हम एक साथ भारत के सभी राजाओं से लड़ सकें। अब कुछ हमारे देश के राजाओं भी कमियां रही, वो सोचता था इसकी सत्ता खत्म हो जाए तो मैं संपूर्ण होता आ जाएगा, लेकिन कंपनी ने एक ही काम किया, फूट डालो और राज करो नीति पर। अब हम देखेंगे एंग्लो मैसूर युद्ध। देखिए कर्नाटक युद्ध कितने हुए, 4 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। अब जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुए ये कितने हुए, ये 4 हुए। जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध था यह हुआ 1764 से लेकर के 1769 तक। देखिए इसमें कौन कौन था, हैदर अली, कौन, हैदर अली और अंग्रेजी बीच हुआ। जो इसमें था यह जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, इसमें इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हुई। किसकी, मद्रास की संधि के द्वारा हुई। लेकिन इस संधि पर, यह संधि बताती है कि फर्स्ट मैसूर युद्ध पर जो टीपू हैदर अली था यह जीता था, क्योंकि जीत उसी को होती है जिसकी सर्वाधिक
सर्वाधिक बातें मानी जाती हैं। फिर दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ये हुआ था 1780 से लेकर के 1784 तक। कब से? 1780 से लेकर के 1784 तक। इसमें जो हैदर अली था, इसकी मृत्यु हो गई। और टीपू सुल्तान ने, जो टीपू था, इसने पोलीलु पोलीलपुर की पोलीलपुर में अंग्रेजों को हराया था। किसने? टीपू ने। और जो सेकेंड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इसकी जो समाप्ति हुई, ये हुई थी मंगलौर की संधि के द्वारा। पहला युद्ध 1767, दूसरा 1780 से लेकर के 1782 तक। टीपू सुल्तान की हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। फिर इसके बाद कौन राजा बना? टीपू बना, हैदर अली का बेटा। इसने पोलेलपुर में अंग्रेजों को हराया था। तो फिर इस युद्ध की समाप्ति किससे हुई? इसकी समाप्ति हुई मंगलौर की संधि के द्वारा। अब हम चलते हैं तीसरे युद्ध पर। देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 तक। इसमें टीपू हार गया और इस संधि की जो इसकी समाप्ति युद्ध की समाप्ति हुई, ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अब अंतिम युद्ध हुआ जो था 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कब? 1799 ईस्वी में। और हैदर अली कब हुई? 1782 ईस्वी में। पहला आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ, यह किससे समाप्त हुआ? यह आपका समाप्त हुआ था किससे? मद्रास की संधि के द्वारा। दूसरा मंगलौर की संधि के द्वारा। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। और चौथा आपका कोई संधि ही नहीं हुई, जब सुल्तान ही नहीं रहा तो सीधे कब्जा हो गया। आपके चारों एंग्लो मैसूर युद्ध हमने आपको बता दिया। अब आप इनको याद कर लीजिएगा। लेकिन इनकी जो संधियां हुई, इनको मैं एक ट्रिक बता दे रहा आपको। आप इसको याद कर लीजिए, यम यम यस कर लीजिए या फिर आर कर लीजिए, यस आर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, यम से मद्रास, एक यम से मंगलौर, एक यम से श्रीरंगपट्टनम की संधि। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो आप हमें भी जरूर बताएं। देखिए, अब इसके बाद जैसे ही 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने इलाहाबाद संधि करा पाई, फिर अंग्रेजों ने अपना विस्तार बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1765 से लेकर के, कब से? 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लागू किया इन्होंने। जो द्वैत शासन है, इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने 1772 में किया। किसने? वारेन हेस्टिंग ने करे 1772 में आकर के द्वैत शासन समाप्त कर दिया था। लेकिन आता है बंगाल पर द्वैत शासन शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने शुरुआत किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। ठीक, चलिए चलते हैं अगले। अब हम पढ़ेंगे मराठा। क्या पढ़ेंगे? मराठा। मराठा में क्या है? अब हम पढ़ना शुरू करें मराठा। जो मराठा थे, शिवाजी महाराज, इनके दो पुत्र थे। कौन कौन से? संभाजी और राजा राम। कौन कौन? संभाजी और राजा राम। जो संभाजी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1679 नवासी ईस्वी को। कब? 1689 ईस्वी को। और जो राजा राम थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1700 ईस्वी को। जो संभाजी थे, इनके एक पुत्र थे, क्या है? साहू जी। इनको मुगलों ने कैद कर लिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? यह था औरंगजेब। ठीक। और जो राजा राम थे, इनकी पत्नी थी, कौन थी? ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। अब देखिए, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई, किसकी? औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई, तो साहू जी को कैद से रिहा कर दिया गया। और साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी जीत गए थे। तो फिर मराठाओं के सत्ता के रूप में साहू जी सामने आए। साहू जी राजा थे और प्रधानमंत्री होता था, उसे हम पेशवा कहा करते। क्यों? जो प्रधानमंत्री होता था, उसे हम पेशवा कहा करते थे।
देखिए, साहू जी के प्रधानमंत्री पेशवा की महत्वपूर्ण भूमिका रही और साहू जी को ताराबाई से जीत दिलाने में। जो पहले पेशवा थे वे थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। कौन से? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से लेकर 1620 ईस्वी तक पेशवा रहे। ठीक। जो प्रथम पेशवा थे कब कब बने? 1720 से लेकर के 1740 तक। कब? 1720 से लेकर के 1740 तक पहले पेशवा रहे। कौन? बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम। जो देखिए, जो मराठा थे, मराठाओं ने क्षेत्रीय शक्ति में विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त किया। मतलब सम्राट, जो मराठाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, मराठा अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। इन्होंने पहले मालवा पर, गुजरात पर, बुंदेलखंड पर, हैदराबाद पर इन्होंने अपना कब्जा किया और लास्ट में इन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा थे। कौन कौन थे? बालाजी बाजीराव। देख, इसमें एक कथन है इनका, हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करने करें, सखाएं तो सखाएं स्वयं ही गिर जाएंगे। मतलब कोई यदि वृक्ष है, यदि हम उसके तने पर प्रहार करेंगे, इसकी शाखाएं जो होती हैं यह खुद अपने आप गिर जाएंगी। किन कथन है? ये मराठाओं का कथन था। अब देखिए, जो प्रथम पेशवा रहे वह कौन थे? अगले जो प्रथम जो अगले पेशवा बने इन्होंने वो थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। जो कब बने? 1740 से लेकर के 1760 तक। कब? 1740 से लेकर के 1760 तक पेशवा रहे। कौन? बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं। विस्तार जारी रहा इनके शासनकाल में। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सहायक पंजाब पर शासन कर रहा था। कौन? पंजाब पर सहायक शासन कर रहा था। पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया था मराठों ने। किसने? मराठों ने। देखिए, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ये हुआ था 1761 ईस्वी में। किसके बीच? मराठाओं के बीच और किस बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके? मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर इसके जो पेशवा बने हुए थे माधवराव। कौन? माधवराव। कब? 1761 से लेकर 1772 तक। इनके मंत्री थे नाना फडणवीस और 1771 ईस्वी में शाह आलम को किंग मानने से बनाने में मदद की। जो 1761 जो थे, शाह आलम को जो दिल्ली सुल्तान था उसको राजा बनाने में इन्होंने मदद की। और पेशवा नारायण राव चाचा रघुनाथ राव ने हत्या करवा दी। किसकी? नारायण राव की हत्या किसने कराई? रघुनाथ राव ने। अगला पेशवा बना जो वे थे माधवराव। कौन? पेशवा माधवराव। 1764 से लेकर के 1795 तक रहे। देखिए, सूरत संधि हुई थी कब? 1775 में। किसके बीच? ये हुई थी आपकी रघु नाय राव के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। रघु नाय राव और अंग्रेजों के बीच में कौन संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। कब? 1775 ईस्वी में। फिर इसके बाद पुरंदर संधि कब हुई? 1776 ईस्वी में। सूरत को देखो, सूरत संधि के ऊपर खास करके रघुनाथ राव ने पेशवा को पद से छोड़कर पेंशन देने का दावा किया। मराठों ने फ्रांसिस को एक पोर्ट दे दिया। जो मराठा थे इन्होंने फ्रांसिस को एक पोर्ट दे दिया था। जब देखे कि अंग्रेज बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा कि हम अब सीधे अंग्रेजों का फ्रांसिसो का हाथ पकड़ते हैं, जिससे कि अंग्रेजी शक्ति हमसे डरेगी। अब हम देखेंगे पहला आंग्ल मराठा युद्ध। कितना? पहला आंग्ल मराठा युद्ध। अभी तक हमने दो युद्ध पढ़ चुके। पहला कर्नाटक युद्ध पढ़ चुके हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे मराठा युद्ध।
अंग्रेजों और जो मराठा शक्तियों के बीच युद्ध हुआ उसे हम कहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए अब जो है कब शुरू हुआ, यह शुरू हुआ था 1775 से लेकर के 1782 तक रहा। कहाँ तक रहा? 82 तक रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए जो बड़गांव की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और सालबेग संधि कब हुई थी? आता ना क्वेश्चन में आता है सालबेग की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1782 ईस्वी पर। कहाँ हुई थी? 1782 ईस्वी पर। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति भी सालबेग की संधि के द्वारा ही हुई थी। तो इसमें अंग्रेजों ने माना माधवराव पेशवा बने रहेंगे, रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगी और पेशवा बाजीराव सेकंड जो है 1795 से 1788 तक 1795 से लेकर के कब तक रहे? 1818 तक कौन पेशवा रहा? यह पेशवा बने आगे पेशवा बाजीराव। कौन बना? पेशवा बाजीराव। अब पहले पेशवा कौन था? माधव राव। इसमें 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। पेशवा ने मराठा सरदार के भाई की हत्या करा दी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ? 1805 से लेकर 1803 से 1805 तक। पहला युद्ध 1775 से 1782, दूसरा 1803 से 1805 तक रहा। जो इसकी संधि हुई, ये पहली संधि थी, बेसिन की संधि हुई थी कब? 1802 में। सालबेग संधि कब हुई? 1782। अब बेसिन संधि कब हुई? 1802। और बड़गांव की संधि कब हुई? 1789 ठीक। देखिए जो सहायक संधि हुई थी बेसिन किसमें क्या क्या नियम रखे गए थे? अंग्रेजी सेना भारतीय राजा के यहाँ रहेगी। क्या? अंग्रेजी सेना भारतीय राजा के दरबार में रहेगी। इसका खर्चा पूरा भारतीय राजा उठाएगा। कौन? राजा उठाएगा। अंग्रेज अधिकारी राजा भारतीय राजा में के यहाँ रहेंगे, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी जो होगा भारतीय राजा के दरबार में रहेगा। अब भारतीय राजा अपने विदेशी संबंध अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेजों से पूछ कर ही करेंगे। जैसे कि आज भी मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको यदि अमेरिका से संबंध बनाना है तो इन्हें पहले ब्रिटेन से पूछना पड़ेगा, जो कंपनी थी, कि हम अमेरिका से संबंध बनाए कि न बनाए। इन्होंने ऐसी संधियाँ रखी कि कोई भारत का राजा बाहर विदेश शक्ति से यदि कुछ काम करना चाह रहा है तो अंग्रेजों से पूछ कर करेगा। और क्या हुआ था इसमें? एक अंग्रेज अधिकारी जो हमेशा राजा के दरबार में रहेगा, और जो राजा के दरबार में सेना रहेगी यह अंग्रेजों की रहेगी। इसका खर्चा कौन देगा? राजा देगा। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आता है, चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिए जाने वाला चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का क्या था? कर था। जो क्या था? कर। जिनमें यह कर उन राजाओं से लिया जाता था जिनको मराठा कहते थे कि तुम आराम से खुशी से रहो, आपके ऊपर कोई भी हमला करेगा तो मराठाओं के ऊपर हमला है। तो जो चौथ कर था वह 25% लिया जाता है उपज का। मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपये है, उसमें 25 रुपये मराठाओं को चाहिए चौथ के रूप में, जिससे कि वो लोग आपकी सुरक्षा करेंगे। और एक सरदेशमुखी टैक्स था, यह केवल 10% ही लिया जाता था। कितना? 10% लिया जाता था। अब देखिए जो मराठा थे, मराठाओं ने लगभग भारत में बहुत सारे स्थान पर अपना पैठ बना चुके थे। चलते चलते कहाँ के पैठ? जो पेशवा रहे, पेशवा कहाँ थे? पुणे में। गायकवाड़ कहाँ थे? बड़ौदा में। भोसले कहाँ थे? नागपुर में। होलकर कहाँ थे? इंदौर में। और सिंधियाज कहाँ थे? ग्वालियर में। ज्योतिराज सिंधिया ये भी मराठाओं से ही थे, जो आज सिंधिया परिवार चल रहा है उन लोगों का। और होलकर कहाँ थे? इंदौर में। भोसले कहाँ थे? नागपुर में। और गायकवाड़ कहाँ थे? ये थे बड़ौदा में। और पेशवा कहाँ रहते थे पुणे में। अंग्रेजों ने फिर
पंजाब के ऊपर अटैक किया। कहाँ पर? पंजाब के ऊपर। पंजाब जो भारत में एक ऐसी सत्ता बन के रहा जहां पर जल्दी किसी साम्राज्य ने अटैक करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति इतनी मजबूत हो गई, उन्होंने अब अंग्रेज पंजाब पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की। देखिए, जो पहले सिख थे, ये लोग 12 मिसलों में बटे हुए थे। क्या? 12 मिसलों में बटे हुए थे। इन्होंने राजा रणजीत सिंह के पिता महा सिंह थे, तो इन्होंने सुकर चकिया मिशन चालू किया। किसने? रणजीत सिंह ने। कौन सा? सुकर चकिया मिशन। सुकर चकिया मिशन किसने चालू किया? राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बांटा था। किसमें? 4 सूबों में। कौन सा? पेशवा, कश्मीर, सुल्तान और लाहौर। क्या? सुल्तान या मुल्तान है? क्या है? मुल्तान। कौन कौन? पेशवा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। देखिए, पंजाब में जो राजनीतिक स्थान था वो क्या था? लाहौर था। और धार्मिक राजधानी क्या था? अमृतसर थी। अमृतसर धार्मिक राजनीति था पंजाब की, और जो राजनीतिक स्थान था, राजधानी थी, वो थी लाहौर। क्या? लाहौर। देखिए, लाहौर की संधि कब हुई? 1846 ईस्वी को। कब? 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों ने ले लिया। कब? 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई, जहां पर अंग्रेजों ने पंजाब से बहुत सारे स्थानों को ले लिया था। जो पंजाब की सेना थी उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी। क्या कहा? अब आपको एक केवल लिमिट में ही सेना रखनी है। आपका एक दायरा बना देगा, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप मतलब आपकी सेना इतनी ही रहेगी जो इस नियम के कैटेगरी के अंदर आती है, इससे बाहर सेना नहीं आएगी। और लाहौर संधि के असंतुष्ट सिखों ने विद्रोह कर दिया और फिर से एक संधि हुई, जिसे कहते हैं भैरववाल की संधि। किसकी? भैरववाल की संधि दोबारा से हो गई। कब हुई? 1846 को हो गई। लाहौर की संधि भी 1846 को और भैरववाल की संधि भी 1846 को। रानी जिंदान को हटाकर एक प्रशासनिक परिषद गठित की गई, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस था। किसका? जो रानी थी जिंदान को हटाकर एक प्रतिशासन परिषद की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष था हेनरी लॉरेंस। अगली संधि हुई 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, जो थी अमृतसर की संधि। इसमें हो गया था सल्तनत नदी के पीछे का पूरा साम्राज्य राजा रणजीत सिंह का है, और आगे के पूरे संपूर्ण जो साम्राज्य था ये था अंग्रेजों का। उस टाइम भारत में कौन सा? चार्ल्स मेटकॉफ थे भारत में। क्यों? जो सतलज नदी आ जाती है पंजाब से, यहाँ से इस साइड अंग्रेज, इस साइड पंजाब, दोनों ने एक सीमा बना दी। न तुम नदी की तरफ तुम आओगे, न नदी की उस तरफ हम जाएंगे। लेकिन अंग्रेज लोग कहाँ मानने वाले थे। फिर 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और राजा रणजीत सिंह ने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरे आंख को रोशनी ले ली। मतलब यहाँ पर उनका मतलब जो राजा रणजीत सिंह थे वो एक आंख से अंधे थे। तो जब उन्हीं का कहना है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक आंख, एक निगाह से देखूं, इसीलिए ईश्वर ने मेरी दूसरी आंख ले ली। फिर इनके बाद जैसे रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, फिर आए खड़ग सिंह आए, फिर नवनिहाल सिंह सेर आए, फिर दिलीप सिंह आए। अंतिम राजा दिलीप सिंह रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यही पता 1845 से 1846 तक। गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग था। कौन? हार्डिंग फास्ट था। कारण क्या है? पंजाब की सेना ने अल्पवयस्क राजा दिलीप सिंह को और उसकी संरक्षिका जिंदा कौर को जबरन सतलज नदी पार आक्रमण करने की आज्ञा ले ली थी। मतलब क्या है? जो जिंदा दिन थी ये शासिका थी और राजा दिलीप सिंह छोटा था। तो जो पंजाब की सिख सैनिक थे, इन्होंने जबरन उनसे सिग्नेचर करा करके सतलज नदी पार कराने के लिए अनुमति ले ली थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने फिर प्रथम
आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब? 1845 से लेकर के 1846 तक। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए जो दूसरा सिख युद्ध हुआ वह हुआ था 1848 से लेकर के 1849 तक। इस समय जो इनका गवर्नर था वह था लॉर्ड डलहौजी। कौन? डलहौजी। यह वही डलहौजी है जिसने हाफ नीति चालू करी थी। यह संधि बहुत ज़्यादा अपमानजनक रही और सैन्य में कटौती हुई। 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी इसमें। जो ये संधि हुई थी, इस संधि को मुख्यतः जो गुजरात में सिखों की बुरी हार हुई थी और गवर्नर जनरल डलहौजी ने पंजाब पर साम्राज्य को मिला लिया। जो पंजाब साम्राज्य था इन्होंने अंग्रेज सत्ता में मिला लिया। ठीक। अब देखिए हम आपको एक शब्द दे रहे हैं। कौन सा युद्ध हुआ? पहले हुआ प्लासी युद्ध। कब? 1757 में। उस समय बंगाल का नवाब था, गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। कौन था पहला गवर्नर जनरल? यह था वारेन हेस्टिंग। आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसी तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हम बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यही लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके द्वारा बनाया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर अगला हमारा 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। जो पहला वायसराय था वह कैनिंग था। अब अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत का कैनिंग था। कौन? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये थे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। देखिए रॉबर्ट क्लाइव कब आया भारत में? कब रहा? 1757 से लेकर 1760 तक रहा और फिर आया 1765 में, फिर 57 तक 67 तक रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर रहा। प्लासी युद्ध लड़ा, इलाहाबाद की संधि कराई इसने। फिर आया अवध का नवाब कौन था उस समय? शुजाउद्दौला था। और शाह आलम द्वितीय उस समय भारत का सम्राट था। मैंने आपको पहले बता दिया था द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई थी। देखिए जो द्वैत शासन की शुरुआत थी, जनक जो बोला जाता है उसे हम बोलते हैं लियोनिस कार्टिस को। किसको? लियोनिस कार्टिस को हम द्वैत शासन का जनक कहते हैं। लेकिन द्वैत शासन के जनक किसे बोलते हैं? लियोनिस कार्टिस को। अब जो द्वैत शासन अंत किया था बंगाल में किसने किया था? ये था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अंग्रेजी शासन की नींव रखने वाला कौन? जो वारेन हेस्टिंग था, इसी ने ही भारत में अंग्रेजी शासन की सत्ता की नींव रखी। और यह जब इंग्लैंड गया तो इसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब आता है जो रॉबर्ट क्लाइव था, इस रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल पर द्वैत शासन लगाया था। क्या? बंगाल पर द्वैत शासन लगाया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1772-73 में। ठीक। कब? 1772-73 में। देखिए एक दुर्घटना बहुत खतरनाक है जिसे कुछ लोग मानते हैं हो भी सकता था और कुछ लोग नहीं मानते। वह थी ब्लैक होल की घटना। कब? ब्लैक होल की घटना। जो बंगाल का नवाब था कौन?
सिराज उद दौला। कौन? सिराज उद दौला। इसने अंग्रेजों को मना किया, आप लोग फोर्ट के किलेबंदी मत करिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो इसने एक कमरे पर 146 अंग्रेजों को अंदर भर दिया बोरे की तरह, जिसमें कि 123 लोग मर गए थे, उसमें मात्र 23 लोग जिंदा निकले। कितने लोग? 23 लोग। बक्सर को तो मैंने आपको बता ही दिया कब हुआ था। आप इनका टाइम याद करें। हावेल कब था? 1760 में। बिन स्टार्ट कब था? 1760 से 1765 तक। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 तक। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहा। अब हम पढ़ेंगे कब से? 1772 से लेकर के। अब शुरू हम करते, देखिए 1772 से 73 तक बंगाल का गवर्नर कौन रहा? वारेन हेस्टिंग। लेकिन 1773 से लेकर 1785 तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्फे। देखिए जो 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, इसी के द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1774 को। कब? 1774 को बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उसे एलिजा एम्फे। अब वारेन हेस्टिंग को हम बोलते हैं न्यायिक सेवा का जन्मदाता। किसका? न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको बोलते हैं हम? वारेन हेस्टिंग को। इसी ने लेकर आया था कलेक्टर टैक्स को इकट्ठा भी कर सकता है और लोगों को सजा भी दे सकता है। कौन? वारेन हेस्टिंग। अगला आता है 1784 में। क्या कब तक आए? 1785 के आसपास तक रहा। वही 1784 में विलियम जोन्स आया। कौन? विलियम जोन्स। जिसका नाम था जोनाथन डंकन। ये एक मत गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया। कौन था? इसको महाभियोग चला के हटा दिया गया था। किसको? कौन था? ये था कौन? विलियम जोन्स। कब? 1784 में आता है। किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया था? कौन था? विलियम जोन्स। 1784। फिर इसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो रहा 1786 से लेकर के 1793 तक। इसी ने ही तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा था। कब? 1792 में। इसी ने ही श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। किसकी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। कब? 1793 ईस्वी में। इसी को ही हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं। इसी के टाइम पर 1700 इस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ पर कराई? बनारस में, जोनाथन डंकन समिति की सिफारिश पर। इसे हम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसे स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं। इसे हम सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने पृथक्करण का सिद्धांत दिया। किसने? पृथक्करण का सिद्धांत दिया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसकी समाधि है यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता है। कौन सा? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। वहां पर इसकी समाधि बनाई गई है। एकमात्र अंग्रेज है जिसकी समाधि भारत में बनी है। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिसकी जो समाधि है यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। कहां पर? गाजीपुर में। ठीक। अगला आया 1798 में आया था लॉर्ड वेलेजली। इसने सहायक संधि को शुरू की। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि शुरू की। इसने हैदराबाद सहायक संधि कराई, मैसूर से कराई, तंजावुर से कराई, अवध से कराई, पेशवा मतलब मराठाओं से कराई। विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना इसी ने कराई। किसने? विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना इसने की। यहीं पर आईसीएस की प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कराया जाता। जो आईसीएस के अधिकारी जो आते थे, यहीं पर आईसीएस के अधिकारियों की प्रशिक्षण कराया जाता था। अब फिर इसके बाद देखिए जो आए सर जॉन वर्ले आया, लॉर्ड बेंटो आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, लॉर्ड एडम्स आया, लॉर्ड
एम्स हार्ट आया, क्या एम्स हार्ट आया। देखिए अब जो सहायक संधि है, क्या सहायक संधि, इसमें क्या कहता है, देशी राज्य में एक कंपनी, एक अंग्रेजी सेना रहेगी, सेना का खर्चा देशी राज्य उठाएगा। एक अंग्रेज रेजिडेंट है, देशी राज्य में रहेगा, मतलब अंग्रेजों का एक अधिकारी जिसे रेजिडेंट बोलते थे वो लोग, वह भारतीय राजाओं के राज्य में रहेगा और देशी राज्य विदेशी संबंध अंग्रेजों से पूछकर ही करेंगे। जो सहायक संधि है इसका जनक बोलते हैं किसको, डुप्ले को, लेकिन इसका अच्छे से उपयोग किया था लॉर्ड वेलेजली ने। किसको, सहायक संधि का जनक बोलते हैं हम लोग डुप्ले को, लेकिन इसका प्रयोग अच्छी तरह से किया था लॉर्ड वेलेजली को। फिर इसके बाद 1828 में आया था, कौन आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुछ अच्छे भी काम किए, जिनमें से था सती प्रथा का अंत। किसका, सती प्रथा का अंत 1829 में किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा पर बैन लगाया वह 1829 ईस्वी को लगाया, किसके किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। एक भारत में ठगी प्रथा चलती थी, ठगी प्रथा, इसका भी अंत किया कर्नल स्लीमैन को नियुक्त कर किया गया था। जो इसका अंत था, इसके अंत करने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए बहुत पहले भारत में बहुत से कुरीतियां, उनमें से थी एक शिशुवध है, मतलब यदि किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उसको छोटे में ही उसकी उसको मार दिया जाता। क्या कहते, उसको मार दिया जाता। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर भी रोक लगाई और इसने एक गलत काम किया। इसने कहा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। क्या, अंग्रेजी होना चाहिए। अब पहला विधि आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले 1834 ईस्वी में। कौन, 1834 में पहला विधि आयोग बना, जिसका काम था भारत में शिक्षा भारतीयों को देना। देखिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा इसलिए कहा क्योंकि इनको भारत में काम करने के लिए बहुत सारे बाबू या कलर की आवश्यकता थी। ये लोग जब बाबू या कलर का इंग्लैंड से लेकर आते थे तो वह महंगा पड़ता था। इन्होंने सोचा कि भारत में हम शिक्षा के द्वारा उन्हें पढ़ा करके उन्हें एक ऐसा बाबू बना लें जो हमारा काम कर सके, लेकिन शकल और सूरत से भारतीय दिखे, लेकिन जो उसकी मानसिकता हो वह अंग्रेजी हो, अंग्रेजों की हो। कब पहला विधि आयोग कब बना, 1834 में। कौन थे अध्यक्ष इसके, लॉर्ड मैकाले। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला आया मेटकॉफ। कौन आया, मेटकॉफ। 1835 से लेकर के 1836 तक। इसे बोलते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। देखिए जो इसने समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे बोलते हैं, किसको, चार्ल्स मेटकॉफ को। भाई इसके लिए मत एक याद करना पहुंच आता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, बोल दिया बता दीजिएगा, मेटकॉफ को। अगला था ऑकलैंड, सड़क ए आजम, जैसे जीटी रोड नाम दिया, जो सड़क ए आजम जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, इसका नाम इसने जीटी रोड रख दिया। क्या रख दिया, जीटी रोड। जो चटगांव बांग्लादेश में है वहाँ से लेकर के काबुल अफगानिस्तान जाती है, यह रोड आज भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे नहीं आज ये रोड नहीं है, यह रोड आज भी है। दिल्ली में से जीटी रोड के नाम से ही जानते हैं। किसके नाम से, जीटी रोड के नाम से ही से जानते हैं। मौर्य काल में इसे बोलते हैं उत्तरापथ, शेरशाह सूरी शासन काल में बोलते हैं ये सड़क ए आजम, और अंग्रेज जब आ गए तो इसे बोलने लगे जीटी रोड। अगला आया एलन बरो। कौन है, एलन बरो। 1842 से लेकर 1844 तक, 1842 से 1844 तक इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया। किसको, दास प्रथा को खत्म कर दिया। क्या 1843 जो अधिनियम है उसमें धारा 5 के तहत इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास प्रथा में क्या थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मात्र खाना दे करके आप उससे पूरा जीवन उसका आप अपने घर में काम कराते रहे, यह क्या थे, दास थे। अगला आया हार्डिंग। कौन है,
1844 से लेकर 1848 तक हार्डिंग, इसने नरबली प्रथा पर अंत कर दिया। भारत में एक जनजाति है जो कि खोड़ जनजाति है, इसमें नरबली प्रथा थी, मतलब एक लोग की मृत्यु दी जाती है, इसमें जिंदा लोगों को मारा जाता था मात्र कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के कारण। तो इस पर इसने हार्डिंग ने प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला आया लॉर्ड डलहौजी, जिसे भारत में यदि किसी बच्चे ने शुरू भी किया इतिहास पढ़ना, लेकिन वह लॉर्ड डलहौजी का नाम तो जानता ही जानता होगा। इसने राज्य हड़प नीति लाया। कौन? राज्य हड़प नीति लाया, व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया, शांतिपूर्ण विलय नीति भी लेकर आया। आता है राज्य हड़प नीति कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी। शांतिपूर्ण विलय की नीति कौन लेकर आया? वह भी लेकर आया लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं इसने पहले किसको मिलाया। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहली बार किसको? सतारा को मिलाया। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब? 1848 में। फिर 1849 में जैतपुर और संभल को मिलाया। किसको? जैतपुर और संभल को। कब? 1849 में। और 1852 को उदयपुर को मिला लिया। 1854 को झांसी को मिला लिया और 1854 को ही नागपुर को मिला लिया। किसको? नागपुर को मिला लिया। और 1856 ईस्वी को जो अवध था उसे कुप्रशासन का आरोप लगा करे, कुशासन का आरोप लगा करे, मतलब आपसे शासन नहीं चलाया जा रहा है, इसका आरोप लगा करे इसने इसको भी भारत में मिला लिया अपने में। जो देखिए जो कुश प्रशासन के लिए एक रिपोर्ट आई थी जिसे आउट्रम्प रिपोर्ट कहते हैं, आउट्रम्प रिपोर्ट। इसके कहने पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। इसे हम रेलवे के जनक भी बोलते हैं। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। कि उसने 16 अप्रैल 1853 को लेकर के भारत में पहली रेल चालू की, जो पुणे से लेकर थाने चली। कैसे? पुणे से लेकर के थाने चली। अब आपको बताना है जो पहली रेल चली थी इसकी लंबाई कितनी थी पहली रेल की। अगला आया डाकघर अधिनियम। कौन सा आया? डाकघर अधिनियम। कब आया? 1854 में। विद्युत तार सेवा, मतलब जो मोबाइल आए थे इन्हीं शासनकाल में ही आए थे, 1854 में। लोक निर्माण विभाग की स्थापना। किसकी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अब वुड डिस्पैच आया 1854 में, जो किससे संबंधित था? ये एजुकेशन था। वुड डिस्पैच एजुकेशन से संबंधित था। विद्युत तार सेवा कब आया? 1854। डाक अधिनियम आया 1854। रेलवे का जो भारत में आया 1853 में आया। नागपुर कब मिला? 1854 में। अवध कब मिलाया? 1856। वैसे याद करिए किसके द्वारा? कुप्रशासन का आरोप लगा करे आउट्रम की रिपोर्ट के द्वारा। ठीक। झांसी 1854 को आपको याद ही करना। झांसी हो गए, ऐसे अवध हो गए, दो तो आपको भूलने ही नहीं चाहिए कि दोनों ही कहाँ पढ़ते हैं यूपी में आते हैं, इसलिए आपको इन दोनों को नहीं भूलना। अगला आपका पढ़ा संभल 1849 में। सतारा जो पहला विलय हुआ था इसको भी याद करना 1848 में। अगला हमारा है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए जैसे 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों को समझ में आ गया अब भारत में हमारा रहना मुश्किल है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? लॉर्ड कैनिंग, जो कि इसी के शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग जब था, देखिए इसे हम भारत का पहला वायसराय कहते हैं। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। अब अंतिम गवर्नर जनरल भी कहते हैं। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। जो आईपीसी 1860 में पारित हुआ उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आईपीसी लागू कब हुआ? 1862 में आईपीसी लागू हुआ। भारतीय न्याय संहिता जिसे बोलते हैं हिंदी में, भारतीय न्याय संहिता कब आई? बना 1860 में बना और 1862 में लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856।
यह विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। कब आया? 1856 में। देखो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का कहा गया। 1858 में वायसराय भारत बना दिया गया। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, इसी देखो 1807 में पहला आयकर अधिनियम आया। कौन सा? आयकर अधिनियम। आपके आय के अनुसार टैक्स लगेगा। पहला इसी टाइम पर देखिए, इसी टाइम पर हाईकोर्ट अधिनियम आया। कब? 1861। कब? 1861 में ही हाईकोर्ट अधिनियम आया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। अधिनियम कब का था? 1861 का था, लेकिन स्थापना कब की गई थी? 1862 को की गई थी। ठीक, मेयो। अगला आया लॉर्ड मेयो, जो 1869 से लेकर 72 तक पहली प्रायोगिक जो जनगणना थी मेयो शासनकाल में, जो अनियमित जनगणना थी 1872 में शुरू की गई। किसके? मेयो शासनकाल में। फिर इसके बाद आया लिटन आया। कौन आया? लिटन, जो 1876 से लेकर गए 1880 तक रहा। 1877 में लिटन के शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार लगा। कौन सा लगा? दिल्ली दरबार। भारत में कुल कितने दिल्ली दरबार लगे? 3। कौन कौन? 1870 लगा, 1903 लगा, 1911 लगा। दिल्ली दरबार का मतलब था ब्रिटेन से महारानी या राजा भारत में आकर के बैठते थे और दरबार लगाते थे। जो पहली बार कब आया? लिटन के शासनकाल में 1877 ईस्वी में दिल्ली में लगा। फिर लगा 1903 में, फिर लगा 1911 में। कुल 3 दिल्ली दरबार लगे थे। ठीक, देखिए लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब? 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कौन था वायसराय? कौन था? लॉर्ड लिटन। अब देखिए, इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था बहुत सारे। भारतीय शस्त्र अधिनियम, मतलब भारत को हथियार रखने के लिए एक अधिनियम आ गया 1878 में। देखिए इसी में प्रेस के लिए आया, इसी में सत्र अधिनियम आया, और इसी में ही पहला दिल्ली दरबार लगा। अब देखिए इसमें क्या गई, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही जो भारत के जो लोग थे, जो सिविल सेवा का परीक्षण देने इंग्लैंड जाते थे परीक्षा देने, इनकी उम्र 21 से घटा करके 19 साल कर दी। कितनी? 19 साल कर दी। फिर इसके बाद आया लॉर्ड रिपन आया। कौन आया? लॉर्ड रिपन आया। इसने कारखाना अधिनियम लेकर 1881 लेकर आया। ठीक, 7 साल से कम उम्र काम 7 साल से जो कम उम्र के आदमी हैं, बच्चे हैं, काम नहीं करेंगे। 7 से 12 ईयर के बच्चे मैक्सिमम कितने घंटे तक कुछ टाइम दिया, और चाय, नील और कॉफ़ी पर लागू नहीं होगा। मतलब क्या है? देखिए चाय, नील और कॉफ़ी बागानों पर यह नियम लागू नहीं होंगे कि आपको कम ना आपका कारखाना अधिनियम लागू होगा, ना आपका कम उम्र का अधिनियम लागू होगा। केवल ये कहाँ पर लागू होगा? कारखानों में। प्रथम अनियमित नियमित जनगणना, मतलब पहली नियंत्रित जनगणना कब हुई? 1881 में हुई थी। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1882 को आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1882 को। पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 को। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे, बहुत टाइम हो गया, इस तरह खत्म नहीं हो पाएगी इतिहास। अगला आया लॉर्ड, देखो एल्बर्ट बिल्बी 1883 में आया, जिसमें भारतीय जज को अंग्रेजों का मुकदमा सुनने के लिए कह दिया गया। जो भारतीय जज थे वो भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते थे। राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन का जनक 1882 में कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन? लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन कब आया? हंटर कमीशन भी आपका आया 1882 में। डफरिन आया 1884 से 1894 तक। कांग्रेस का गठन डफरिन शासनकाल में हुआ था। कब? 1885 में। आता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तब भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। देखिए कुछ, हाँ ये है, लैश डाउन करके एक गवर्नर आया, इसने ही ड्यूरेंट लाइन खींची थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में।
फिर आया करजन। कौन है? करजन है, 1898 से 1905 तक रहा है। इसने पुलिस आयोग का अध्यक्ष एड्रयूज फ्रेजर की नियुक्ति की। ठीक। दूसरा दिल्ली दरबार लगा इस शासनकाल में। प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम आया। कौन? प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम आया। कब आया? 1904 में। बंगाल का विभाजन लागू किया 1905 में। अगला क्या आया? लॉर्ड फेयरमेंटो सेकंड आया, जिसने मुस्लिम लीग का गठन किया 1606 में। फिर कांग्रेस पर फूट पड़ी 1607 में सूरत अधिवेशन में। फिर 1909 में मार्ले मेंटो अधिनियम आया। कौन सा है? मार्ले मेंटो अधिनियम आया। जो मार्ले था भारत सचिव था और जो मेंटो था भारत वायसराय था। इसमें इसने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेकर आया। कौन कौन? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। हिंदू केवल हिंदू को वोट देगा, मुसलमान केवल मुसलमान को वोट देगा। और मुस्लिम को प्रथम निर्वाचन व्यवस्था की गई, मतलब मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक। फिर 1910 से 1916 तक आया हार्डिंग। कौन है? हार्डिंग। तीसरा दिल्ली दरबार लगा। गांधी जी इसी टाइम पर भारत आ गए थे। कब? 1915 में। ठीक। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में शुरू हो गई थी। बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1616 में हो गई थी। तिलक एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी आए थे। इन्हीं के आने पर भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए जेम्स फोर्ड आया 1919 से 16 से नहीं सॉरी 1916 से लेकर के 1921 तक। कहाँ से? 1916 से लेकर के 1921 तक। लखनऊ पैक्ट हुआ 1616 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। नर्मदा गर्मदा का समझौता हुआ। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1617 में। तीन कठिया व्यवस्था को रद्द कराया गांधी जी ने। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन आया, चला 1919 से लेकर 1924 तक। असहयोग आंदोलन चला 1920 से लेकर 1924 तक। फिर इसके बाद आया 1926 में रीडिंग आया। 1921 से 1926 तक कौन आया? रीडिंग आया। इसने 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। कहाँ पर? गोरखपुर में था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हो गई। स्थापना थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मतलब CR दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में। काकोरी कांड कब हो गया? 9 अगस्त 1925 को। फिर इसके बाद आया इरविन। कौन आया? इरविन आया 1926 से लेकर के 1931। कैसे? 26 से 31 तक चला इरविन समझौता रहा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक। कौन है? साइमन कमीशन भारत आया था। सविनय अयोग्य आंदोलन 1930 को शुरू हुआ डांडी से, मार्च से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ ब्रिटेन। अगला है आपका लॉर्ड वेलिंगटन। कौन? वेलिंगटन। इसमें इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक बता रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस ने भाग लिया, केवल द्वितीय में। ठीक। कौन? कांग्रेस ने। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कौन? BR अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। कौन हुआ? पूना पैक्ट हुआ। क्या 1932 में? पूना पैक्ट। किसके बीच? गांधी जी के बीच और BR अम्बेडकर के बीच। किसके बीच? BR अम्बेडकर के बीच। कब? 24 सितंबर 1932 को दलितों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। ठीक। किसके बीच हुआ? गांधी जी के बीच और BR अम्बेडकर साहब के बीच। कौन? गांधी पूना पैक्ट हुआ। फिर इन्हीं शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसमें भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि भारत में लगभग 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। जब
पूना पैक्ट हो रहा था, जब भारत में पूना पैक्ट हो रहा था या फिर गोल में सम्मेलन चल रहे थे, उस समय ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत शुरू किया। किसने? रामजे मैकडोनाल्ड ने। देखिए इसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए इसने इन्हीं शासनकाल में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 1939 में। कब? 1939 में। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जिसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ 1942 में, तब कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। फिर अगला आया बेबल, 1943 से 1947 तक रहे। शिमला समझौता हुआ 1946 में। कब हुआ? शिमला समझौता 1946 में हुआ। और देखिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया। क्या बनाया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कौन? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। और इन्हीं के टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। अगला आया लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1647 से 48 तक रहा। भारत को आज़ाद करने के लिए 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई थी। स्वतंत्रता के समय था। अब प्रथम जो हमारे भारत के वायसराय बने वह थे श्री राजगोपालाचारी। देखिए लगभग आपका जो आधुनिक इतिहास है यह समाप्त हो चुका है। केवल आपको बचा है 1857 की क्रांति। कौन सी? 1857 की क्रांति। यदि जितना मैंने आधुनिक इतिहास बता दिया अभी तक में, यदि कहीं से वहाँ से क्वेश्चन बना आधुनिक इतिहास से, तो जितना मैंने बताया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह मेरी 100% गारंटी, क्योंकि मैंने जो फाइल तैयार करी है यह फाइल आपके पूर्व में हुए पेपर और बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई गई है। अब बिना टाइम खराब किए सही चलते आप 1857 की क्रांति की तरफ, क्योंकि जब तक आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांति न पढ़ाई जाए तो बच्चों को खुशी नहीं मिलती। क्योंकि आप हम कभी भी इतिहास पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों का पहला कमेंट यही आता है, सर 1857 क्रांति से शुरू करिएगा। चलिए इस बार हम अब आपको लास्ट में क्रांति कराएं जब आधुनिक भारत खत्म होने वाला है। ठीक, देखिए हम जो 1857 क्रांति हुई इसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। देखिए इस जो 1857 क्रांति थी इसके शुरू होने के बहुत सारे कारण थे। एक कारण था चर्बी वाली कारतूस। कौन सी? चर्बी वाली कारतूस। अगला कारण था भारतीयों का प्रमोशन नहीं मिलता था। भारतीयों को अंग्रेजों को बराबर वेतन नहीं मिलता था। क्या? भारतीयों को अंग्रेजों बराबर वेतन नहीं मिलता था और जो भारतीय सैनिक थे उनको सम्मान भी नहीं मिलता था। और जब यह 1857 क्रांति शुरू हुई तो उस समय जो मुख्य कारण रहा वह थी चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग। क्योंकि जो चर्बी वाली कारतूस थी वह कुछ बनावट समझ लीजिए जिसको रिफिल लगती थी ऊपर, इसको हमें मुंह से दबा करके निकालना पड़ता था रिफिल को, जिसके कारण हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, मुस्लिमों के मानों के लिए सुअर का वो नाम भी नहीं लेते। पता नहीं, मुझे ज़्यादा धार्मिक बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके लिए सुअर अपवित्र है, जिसलिए हिंदू के धर्म गाय पवित्र है। इसलिए यह युद्ध मात्र गाय और जो चर्बी की कारतूस का प्रयोग किया गया था उसके द्वारा ही शुरू किया गया था। देखिए पहली बार जो क्रांति शुरू हुई, चौथी जो रेजिमेंट था बैरकपुर छावनी, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने 18 अप्रैल, कौन सा? 8 अप्रैल, अरे यार रुके 8 अप्रैल नहीं था, हाँ, मंगल पांडे ने बगावत की,
जो एजुटेंट ए बाघ था, जो बाघ साहब थे, बाघ, कौन, बाघ, इनको बाघ में भेज दिया, मतलब इनकी हत्या कर दी किसने, मंगल पांडे ने। और सर्जेंट ह्यूरन थे जिनको मारा लेके बच गए, सर्जेंट ह्यूरन बच गए। फिर उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। कब, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। देखिए उस टाइम पर भारत में समाचार या सूचना प्रसारण करने के लिए ज़्यादा कुछ साधन नहीं थे, बस व्यक्तिगत साधन था, आप जाके बता दे, मैं जाके वहाँ बता दूँ, कोई और जाके और कहीं बता दे। धीरे धीरे भारत में इसको फैलने में टाइम लग गया, और ऐसी कोई रणनीति नहीं थी कि हमें युद्ध क्रांति करनी है, जिसलिए आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। झांसी में कब बाद में क्रांति शुरू हो रही, लखनऊ में पहले हो गई, कानपुर में बाद में शुरू हो रही, मेरठ में पहले हो गई। कोई एक शेड्यूल ही नहीं था कि हमें क्रांति कैसे करनी है, क्योंकि उस टाइम पर संचार की उतनी व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए 10 मई को मेरठ में फिर क्रांति, उग्र क्रांति फिर शुरू हुई। तो जो मेरठ में सैनिक थे, इन्होंने अपने स्थान से बगावत शुरू की। इन्होंने वहाँ से हथियार लूटे और अंग्रेजों को मार करके सीधे दिल्ली के लिए कूच कर दिया। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए निकल गए। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए निकल गए। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का, मतलब 1857 क्रांति का लीडर घोषित किया। क्या कहते हैं, लीडर घोषित कर दिया। और जो ये जो मेरठ से ही थे, भगत सिंह को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति घोषित कर दिया। अब आता दिल्ली से बगावत को, 1857 क्रांति को किसने दबाया, ये थे आपके कौन, नीलोक्सन हडसन, 2 लोग थे। इन्होंने 1857 क्रांति को दिल्ली से दबाया। अब चलिए देखते हैं कौन सा युद्ध कहाँ से और किसने लीड किया और किसने उसका दमन किया। अब देखिए कौन, पहले अवध से, लखनऊ, जो अवध है लखनऊ, यहाँ से हजरत महल थी, कौन, हजरत महल, इसका दमन किया था कैंपबेल ने। कानपुर से नाना साहेब, अजीमुल्ला और तत्ता टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग, कौन, रामचंद्र पांडुरंग, यहाँ से दमन किया कैंपबेल ने। झांसी से जो लीड किया वह थी रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ का दमन किया हिरोज ने। देखिए हिरोज का एक शब्द आता है कि 1857 क्रांति में भारत में मात्र एक ही मर्द था, वह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। किसका कथन ये है, हिरोज का। अगला है फैजाबाद, जिसमें अयोध्या बोलते हैं, वहाँ से थे अहमदुल्ला, इसका जो दमन किया गया कैंपबेल ने किया। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, जिसका दमन किया गया था जेम्स नील ने। बिहार से थे कुंवर सिंह, कौन थे, कुंवर सिंह, इनके यहाँ दमन करने गए टेलर और विंसेंट आयर ने। किसने, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने कहाँ से, बिहार में दमन किया, कुंवर सिंह थे। यह आपको 1857 क्रांति से कंप्लीट एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा ही आएगा, 2 भी हो सकता है लेकिन एक तो पक्का है। इसलिए 1857 क्रांति को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार वीडियो देख के कंप्लीट करें। और बरेली से कौन था, खान बहादुर खान, इसके जो विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल और हडसन ने किया। देखिए आपको बता दिया, उस समय कौन था, विक्टोरिया महारानी थी, और प्राइम मिनिस्टर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था। जो 1857 क्रांति थी, इसका जो प्रतीक था कमल का फूल और रोटी था। कौन था, रोटी था, कौन, कमल का फूल और रोटी था। किसका, 1857 क्रांति का। अब देखिए जो भारत के बीडी सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। कौन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या इसमें बोला गया, इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, मतलब आज़ादी के लिए एक नियोजित रूप से युद्ध किया गया था। क्या बोला उन्होंने, बीडी सावरकर ने बोला भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यशवंत सेन ने बोला धर्म के लिए शुरू, जिसका अंत स्वतंत्रता के रूप में हुआ। किसने बोला, यशवंत सेन ने बोला कि धर्म के लिए तो शुरू हुआ था, लेकिन अंतिम जिसका रूप हुआ वह स्वतंत्रता थी। और आर.सी. मजूमदार थे,
कौन? आर से मजूमदार। न तो प्रथम संग्राम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता युद्ध था। इन्होंने कहा ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता युद्ध था। किसने बोला? आर से मजूमदार ने। आपने अभी तक चाहे कितनी भी पढ़ लिया हो, क्या 1857 क्रांति आपको किसने नहीं बताया, जो कि आपको चैप्टर में है। आपको इन कथनों को याद करना है। चलिए अब चलते आगे पर। देखिए अब आ गया सामाजिक सुधार आंदोलन। हमारे समाज में पहले से बहुत सारी कुरीतियां थी। क्या थी? कुरीतियां थी, जिसको सुधारने के लिए हमने अथक प्रयास किए और इन्हीं प्रयासों के द्वारा हमने अपना उनमें बहुत सारे नायकों का योगदान रहा। क्या रहा? अथक प्रयास रहा। हम पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। अब 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोलते हैं। नव प्रभात का तारा कहते हैं। किन्हें? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने अंधविश्वास का विरोध किया। किसका? अंधविश्वास का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। आधुनिक शिक्षा विज्ञान और लॉजिक के ऊपर देने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई, जिनमें से थी पहली संस्था आई है वह है 1815 में बनाई आत्मीय सभा। कौन सी? आत्मीय सभा, जो एक धार्मिक चर्चा की थी। क्या धार्मिक चर्चा के लिए थी? जिसका प्रयास था जो हमारे धर्म में अंधविश्वास है उनको समाप्त करना। किनको? जो हमारे धर्म में अंधविश्वास है उसको समाप्त करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक इसी तरह इन्होंने एकेश्वरवाद पर प्रचार किया। मतलब इन्होंने कहा ईश्वर एक ही है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है, ईश्वर केवल एक है। किस प्रचार किया? एकेश्वरवाद का। इन्होंने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना की। संगठित सामाजिक धार्मिक सुधार और मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया। किसका? मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा मूर्ति क्यों पूज रहे हो, और जाति जो प्रथा थी माया में छुआछूत का इन्होंने बहुत विरोध किया। इन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत सारे योगदान दिए। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। और इन्होंने देखिए बहुत सारे लोगों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, लेकिन राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रसार करने के लिए प्रसार किया, बढ़ावा दिया। विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन, आधुनिक ज्ञान प्राप्ति। ब्रिटिश इन्होंने ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें पश्चिमी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दी जाती थी। कब? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें पश्चिमी शिक्षा मतलब जो इंग्लैंड की शिक्षा थी उसको दी जाती थी और भारतीय शिक्षा का दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने किसका? सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का अमानवीय परंपरा थी बोला। महिलाओं के शोषण का विरोध किया। राजा राम मोहन राय सरकार का दबाव बनाया। 1829 में इन्होंने सती प्रथा समाप्त करा दी। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक शासनकाल में महिला सुधार, विधवा पुनर्विवाह लेकर आए। महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का भी प्रयास किया दिया। इन्होंने बहुविवाह विरोध किया, मतलब बहुविवाह पर विरोध किया। अब महिलाओं की शिक्षा का प्रयास किया और समाज के विकास पर
बहुत सारे प्रयास किए। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगाली समाचार पत्र प्रकाशित किया, पत्रकार किए और समाज सुधार के लिए फैलाना शुरू किया। मिराल उल अखबार इन्होंने फारसी प्रसारित किया। कौन सा? मिरात उल अखबार, किसमें? फारसी में प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने मुस्लिम समाज की कुरीतियों का भी ध्यान रखा। अब प्रेस स्वतंत्रता का समर्थन में, प्रेस की स्वतंत्र होना चाहिए, उसका समर्थन किया। ये सभी दी हुई राजा राम मोहन राय की किताबें हैं। आप इनको, अब देखिए इसमें क्या, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो था, इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। देखिए, मैंने सब पढ़ लिया पहले से ही। अब देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज पुनर्जीवित किया। जैसे ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, तो इनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया, आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने सुधार तेज किए और समाज में तेजी से परिवर्तन लाए। किसने? केशव चंद्र सेन ने। दोनों ही ब्रह्म समाज से संबंधित थे। देखिए, जो ब्रह्म समाज था उसका विभाजन कब हुआ? 1866 में। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया है। जो आदि ब्रह्म समाज था, कौन सा? आदि ब्रह्म समाज, इसके हेड हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो भारतीय ब्रह्म समाज था, इसके हेड हो गए केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन। अतः आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1866 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की। देखिए, पहले बता दिया आपको चीजें, पहले बता चुके हैं। एक बार देख लिए, 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में सत्य प्रथा की समाप्ति, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, 1827 में, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक, 1866 में दोनों विभाजन हो गया, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। अगला आया यंग बंग आंदोलन। कौन सा? यंग बंग आंदोलन। कब शुरू हुआ? मतलब 1800 लगभग 40 के आसपास शुरू हुआ। बंगाल को आधुनिक एवं उग्र विचारों का उदय हुआ। इस समय बंगाल में जो आधुनिक विचार थे और उनका उदय हुआ, और उग्र विचार मतलब गर्मपंथियों का उदय हुआ। यह आंदोलन का विचारधारा है, बंगाल आंदोलन कहलाई, और अत्यधिक आधुनिक एवं क्रांतिकारी रही। इसके जो प्रमुख नेता रहे हुए थे हेनरी विलियन डेरोजियो। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इन्हीं ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। कब? 1826 से 1831 तक रहा नेता है। तर्कवाद थे, स्वतंत्र चिंतन थे, अपरंपरा और अंधविश्वासों का विरोध किया यंगबंग आंदोलन ने। कार्य छात्र समूह, एकेडमिक एसोसिएशन और ईस्ट इंडियन समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1831 में कॉलेज को से निष्कासित कर दिया गया इन्हें। 1831 की मृत्यु हो गई, आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। फिर हमारे आते हैं अगला, जयति फुलेराव एवं सावित्रीबाई फुले। इन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जाति का विरोध किया, स्त्रियों को स्थिति सुधारने का प्रयास किया, शिक्षा का अभाव था। इन्होंने जन्म देखिए कहाँ हुआ था? 1827 महाराष्ट्र में माली जाति में हुआ था। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार थी, जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को आलोचना की। संगठन सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में की। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सामाजिक समानता और शिक्षा का प्रसार करना। आधार क्या था? निम्न वर्ग का, मतलब जो निम्न स्तर पर लोग थे उनको इन्होंने पकड़ कर कार्य किया। प्रमुख कार्य रहे स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया और सरल विवाह मतलब बिना
ब्राह्मण के शादी करा दी जाए। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, जो मराठी में थी। उपाधि क्या थी? महात्मा। और प्रतीक राजा बलि, ब्राह्मणों का प्रतीक राम। इनका प्रतीक क्या था? राजा बलि था। और ब्राह्मण प्रतीक क्या था? राम। जो सावित्रीबाई थी, भारत की पहली महिला अध्यापिका। इन्हें क्या बोला जाता है? भारत की पहली महिला अध्यापिका बोला जाता है। पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय खोला इन्होंने। ठीक। सामाजिक विरोध के बावजूद भी शिक्षा जारी की और महिलाओं और विधवाओं के अधिकार की बात की। बाल हत्या प्रतिबंध गृह आया 1863 में। नाइयों की हड़ताल और विधवा मुंडन विरोध। मतलब नाइयों ने जैसे पहले स्त्रियां विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन कराया जाता था। फिर इसमें नाइयों ने मुंडन करने से विरोध कर दिया। मेन जो इसमें है यह है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी पुस्तक है। महात्मा ने कहते उपाधि है। और राजा बलि इनके प्रतीक था। सावित्रीबाई फुले क्या था? पहली महिला अध्यापिका है। बालिका विद्यालय खोले पुणे में। 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह लिया। नायकों का विद्रोह हुआ। बस हो गया, इसमें इतने पढ़ना है। अगला हमारे आगे दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जो जन्म हुआ 1824 को गुजरात में हुआ था। मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर के बचपन का नाम था। विचार क्या था? सत्य ज्ञान का स्रोत है, निराकार। ईश्वर क्या है? निराकार है। मूर्ति पूजा अवतरण, मतलब जो मूर्ति पूजा ने इनका विरोध किया। जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनती है। वेदों की लौटे का नारा दिया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। संगठन आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। मुख्यालय बंबई में रखा, बाद में लाहौर चला गया। उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना और सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। विवाह की आयु लड़के की क्या करी? 25 साल और लड़की की उम्र 18 साल। लाहौर में इन्होंने किसी डीएवी कॉलेज की स्थापना की। गुरुकुल और 19 गुरुकुल कागड़ी हरिद्वार में स्थापना की। किसके सहयोग से? तो के स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। अब आप यहाँ से पढ़ लेना है। शुद्धि आंदोलन पुनः धर्म में लाना था। मुख्यालय मुंबई से लाहौर गया। डीएवी कॉलेज था 1886 में लाहौर में। आज देखते भारत में बहुत से डीएवी कॉलेज हैं। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही बनाए गए थे। रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। देखिए इसका तारा है। जो स्वामी विवेकानंद थे, इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। जन्म 1863 में हुआ था। मृत्यु 1902 में हुई थी। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता का नाम महेश्वरी देवी था, भुवनेश्वरी देवी था। गुरु का नाम क्या था? परम कृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद का नाम था खेतरी के राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया था इनको। कर्मयोग विचार क्या था? कर्मयोग मानव सेवा, स्वधर्म, सर्वधर्म, समभाव की। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या? उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरा वह ईश्वर सब देशों दुखी पंडित और दरिद्र का, मतलब जो मेरा ईश्वर है वह सभी का है। इन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ, वहाँ भाग लिया और वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया। मेरे भाई और बहनों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है, यह पहली बार स्वामी विवेकानंद ने प्रयोग किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? यह की गई थी 1857 में। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल की गई थी। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, आपदाओं में सहायता, वेदांत और गीता का प्रचार किया और उपनिषद का प्रचार किया। किसने? रामकृष्ण मिशन ने। ये भी गलत लिखा है यहाँ पर।
क्या मिशन है। ठीक, इन्होंने साहित्य में कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग पुस्तकें लिखी। ठीक, पत्रिका उद्बोधन, जो उद्बोधन थी बंगाली में थी, जो प्रबुद्ध थी वो इंग्लिश में थी। अब देखिए जो ये है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इतना देख ली बस हो गया, पूरा विवेकानंद खत्म। ठीक, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुई थी। कब, 1837 में। किसने की थी, ये थे हेलेना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ऑथकॉट, जिसके संस्थापक थे। ठीक, मानवता, एकता और आध्यात्मिकता ज्ञान है। मुख्यालय भारत में कहाँ हुआ, अड्यार चेन्नई में हुआ। भारत में आने के बाद भारतीय दर्शन, वेदांत, योग का प्रचार किया और सभी धर्मों में एकता। सामाजिक स्तर पर जाति, लिंग, नस्ल का विरोध किया। किसका, जाति, लिंग और नस्ल का विरोध किया। महिला और दलित का उत्थान किया। इनोवेशन थी इससे जुड़ी कब, 1879 ईस्वी में। 1800 में भारत आई। एनी बेसेंट थी ये स्वामी विवेकानंद के साथ में भारत आई थी। कब, स्वामी विवेकानंद के साथ में भारत आई थी। ठीक, 1898 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी, जिसको बाद में BHU मदन मोहन मालवीय ने बनाया। 1907 में ऑलकॉट की मृत्यु के बाद भारत नेतृत्व संभाला। 1916 में BHU बना मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी, प्रचार भी रहे। 1856 में बेंडोम रीमैरिड एक्ट में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए। कब, 1856 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1849 में बैथन स्कूल से जुड़े। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। 1929 में आपका शारदा एक्ट आया। बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध किया। बंगाल वर्णमाला का सरलीकरण किया। अब देखिए जब इन्होंने शारदा एक्ट आया, शारदा एक्ट के बाद 1929 में आया, लेकिन जिसमें फीमेल की उम्र 14 साल थी और मेल की उम्र 18 साल थी शादी करने के लिए। कौन सा, 14 और 18। हिंदू मैरिज एक्ट आया 1978 में आया, जिसमें फीमेल की उम्र कर दी गई 18 साल और मेल की उम्र कर दी गई 21 साल। बता दिया आपका। सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना 1858 में एनिफिसेंट ने करी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने करी। ठीक, दो प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। किसने करी, आत्माराम पांडुरंग ने करी। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्थिति सुधार करना। प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर। कौन थे, RG भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे थे। स्थापना किसने की, प्रथम समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की, स्थापना 1867 ईस्वी में। किसमें, कहाँ पर, बॉम्बे महाराष्ट्र में। अगला हमारे आए थे, अगले गोपाल हरि देशमुख। कौन, गोपाल हरि देशमुख। कौन, गोपाल हरि देशमुख, ये न्यायाधीश थे। देखिए अगला है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब, 1905 में पुणे में की गई थी। किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। राष्ट्र सेवा के लिए प्रशिक्षण, हेतुवादी पत्र शुरू किया 1911 में। समाज सुधार सेवाएं, जुड़े विचारों को प्रसार किए गए। मतलब इसमें क्या है, हेतुवादी जो पत्र चालू किया था, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसमें समाज सुधार संबंधित समाचार, विचारों को प्रसारित किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी कब, 1905 में पुणे में। ठीक, देखिए जो नारायण गुरु हैं ये टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT में जस्ट नारायण गुरु का सीटेट में बहुत ज़्यादा आता है। देखो इन्होंने
सारी नारायण धर्मा पारिपालना योजना कब लाई? 1903 में। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का विचार दिया। आता है किसने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का विचार दिया? कौन थे? श्री नारायण गुरु ने। अगला आता है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन कहाँ पर हुआ? भारत यूपी में हुआ था। अलीगढ़ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हुआ था। इसका जो प्रमुख नेता थे वो नेता थे सैयद अहमद खान। कब हुआ? 1875 में। और इसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कौन सा? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। आधुनिक जो इस समय मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा केंद्र माना जाता है। किसे? मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की, जिससे AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए भारत में अब राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ और कैसे हुआ, अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1605 में से शुरू हुआ। कब से? 1605 से राष्ट्रवाद का उदय शुरू हुआ। राष्ट्रवाद का है हम एक राष्ट्र हैं की भावना होनी चाहिए। क्या था? हम एक राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। प्रमुख कारण था आर्थिक शोषण, प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, प्रेम और साहित्य और सामाजिक धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। देखो आर्थिक शोषण का मुख्य कारण क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसने आता है भारत में धर्म को लगातार बेटे लिए जा रहा है, जिसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। जो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किया 1901 में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। परिणाम क्या रहा? राष्ट्रवाद में मजबूत आधार और मिला, मतलब राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ। प्रारंभिक राजनीतिक संगठन एवं राष्ट्रीय चेतना 19वीं शताब्दी के मध्य से 1885 तक राजनीतिक प्रशिक्षण का दौर रहा। याचिका हाँ देखिए यहाँ वजह से जो कांग्रेस से पहले क्या रहा, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की कहाँ पर? 1838 में कलकत्ता में की गई थी। किसने करी? द्वारका नाथ टैगोर ने। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए, किसके? जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई 1838 में। फिर इसके बाद 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसकी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसने करी? राधाकांत देव ने। कहाँ पर? कलकत्ता पर। देख रहे होंगे सभी लोग आप अभी तक में सर्वाधिक जितनी भी सुधार हुई है या जो कुछ भी स्थापना हुई उसका अधिकतर प्रयास रहा है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ठिकाना यहीं पर था और यहीं पर सबसे पहले शिक्षा आई और लोगों ने सबसे पहले पढ़ना लिखना और यहीं पर सीखा और पाश्चात्य शिक्षा से जुड़े। इसलिए यहीं पर सर्वाधिक धर्म सुधार आंदोलन आए और सर्वाधिक स्थापनाएं हुई, एसोसिएशन बने और संगठन बने। कौन सा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851 में। कहाँ हुई? राधाकांत देव ने कलकत्ता में करी। भारतीय हितों की रक्षा के लिए सरकार को सुझाव दिया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई कब? 1866 में। कब? 1866 में। कहाँ पर? लंदन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1866 में लंदन में किसकी स्थापना की गई? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। वहां पर भारतीयों की समस्याओं को उठाने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस लिए? जो भारतीयों की समस्याएं थी ब्रिटेन की सरकार के सामने, ब्रिटेन के महारानी के सामने उठाई जा सके। अगला आया पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई। कब? 1870 में की गई। महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी, HC चपलूकर और स्थान किसका? पूना। किसके?
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इसके प्रमुख नेता रहे। अगला आता है इंडियन लीग की स्थापना। कौन सी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई शिशि कुमार घोष के द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता पर। कलकत्ता पर राष्ट्रीय भावना फैलाने के लिए। ठीक। अगला है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने की। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में की थी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने। इसी से ही कांग्रेस की आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ही कांग्रेस की आधारशिला माना जाता है। देखिए, भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उत्प्रेरक की जरूरत होती है। उन्हीं में से कुछ उत्प्रेरक मैं आपके समय रख रहा हूँ। जैसे आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों की उम्र 18 से घटाकर 19 कर दी गई थी। 19 से कर दी, 21 से घटा करके। ठीक। फिर प्रेस एक्ट आया जिसमें एक प्रेस से स्वतंत्रता छीन ली गई। ठीक। इसके बाद आया भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया 1878 के द्वारा। एक ये हो गया। फिर एलबर्ट बिल विवाद आया जिसमें भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का केस सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को विरोध करने के बाद फिर इस बिल को वापस ले लिया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1885 में। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। संस्थापक रहे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी, जो इसमें प्रतिनिधि रहे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय मंच, राजनीतिक शिक्षा और सुधार। देखिए 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का राज रहा। किसका? उदारवादियों का राज रहा। कब से? 1885 से लेकर के और 1905 तक उदारवादियों का राज रहा। इनका काम था संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों में, ये लोग अंग्रेजों पे विश्वास करते थे। कहते थे यदि हम संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों से कुछ मांगेंगे तो अंग्रेज हमें आसानी से दे देंगे। ठीक। इन्होंने परिषदों का विस्तार किया। प्रशासन में भारतीय भागीदारी, कानून बनाने, कानून लागू करने और संस्थाओं में भारतीयों को शामिल करने के लिए इन्होंने बात की। उद्योगों के विकास पर बात की और नागरिक अधिकार की बात की। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। परिषद में भारत को, जो भारतीय थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन ये वास्तविक शक्ति नहीं थी। आप प्रश्न पूछ लीजिए, उनका मन होगा उत्तर देंगे, नहीं मन था नहीं उत्तर देंगे। लेकिन इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, जो इन्होंने उजागर किया। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ भारत में, और शिक्षा का विकास हुआ, और आर्थिक शोषण का उजागर हुआ, और राष्ट्रीय एकता बनाई गई। मतलब क्या है? सभी को एक साथ लाया गया, जहाँ पर आपको बताया गया आपका शोषण हो रहा है, आपको शिक्षा नहीं मिल पा रही, और जिससे कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का उजागर उदार हुआ। देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड कर्नल कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। देखिए जब भारत का विभाजन हुआ बंगाल का, तब उस समय 1905 में बंगाल का गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, और जो भारत राज सचिव था वो था रा रिजले। कौन था? रिजले। बंगाल का गवर्नर था एड्रयूज फेजर। आता है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वह था एड्रूज फीजर। कौन? एड्रयू फीजर फ्रेजर। ठीक। देखो उस समय लगभग बंगाल में 8 करोड़ की जनसंख्या थी। देखो जो पूर्वी बंगाल था वहाँ पर बहुएक में मुसलमान थे जिनकी राजधानी ढाका थी। जो पश्चिम बंगाल था
वहाँ पर बहुलक में हिंदू थे, वहाँ पर राजधानी कलकत्ता थी। इनका मकसद था बंगाल की एकता को और